हम सिर्फ सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। एक जमाना था जब भारत में प्रजा भी किसान हुआ करती थी और राजा भी किसान हुआ करते थे, लेकिन क्या हो जब अन्नदाता ही आंदोलन पर उतर है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि माँ सीता राजा जनक की जो पुत्री थी, जब राजा जनक खेती कर रहे थे तभी माँ सीता प्रकट हुई थी। और यहाँ तक कि सिखों के गुरु नानक देव जी भी खेती किया करते थे। वहीं आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि 5 दिसंबर को चौथे दौर की बात होगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को हुई बातचीत थोड़ी आगे तो बढ़ी, लेकिन अभी कई मुद्दों पर किसान नेता सरकार से असहमत है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों और सरकार के बीच अब 5 दिसंबर को एक और बात होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि अगली बातचीत में कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। आइए जानते हैं कि चौथे दौर की बातचीत में किसान किन मांगों के लिए अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इन मुद्दों पे अभी भी मतभेद जारी है। कृषि बाजार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून से बड़ी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि खरीद पर नियंत्रण हो जाएगा। वहीं कृषि उत्पादों की सप्लाई और मूल्यों पर भी नियंत्रण हो सकता है। इसके जरिए भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और फसलों की ट्रांसपोर्टेशन पर नियंत्रण होने की आशंका और उसके जरिए फूड प्रोसेसिंग का एकाधिकार का डर। नए कानून से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगी। आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन से जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। सभी शहरी और ग्रामीण गरीबों के बड़े किसानों और निजी फूड कॉर्पोरेशन के हाथों में छोड़ देना होगा। वहीं कृषि व्यापार फॉर्म्स, प्रोसेस, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर अपने हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश करेंगे। इसमें किसानों को नुकसान होगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून से जमीन के मालिकाना हक खतरे में पड़ जाएगा। इससे कॉन्ट्रैक्ट और कंपनियों के बीच कर्ज का मकर जाल फैलेगा। कर्ज वसूलने के लिए कंपनियों को अपना मैकेनिज्म होता है। वहीं किसान अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर बड़े कारोबारी इसका लाभ उठाएंगे। इस कानून में विवादों के निपटारा के लिए एसडीएम कोर्ट को फाइल अथॉरिटी बनाया जा रहा है। कृषि अवशेषों को जलाने पर किसानों को सजा देने को लेकर भी किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि नए कानून में किसानों को बिना आर्थिक तौर पर मजबूत किए नियम बना दिए गए हैं। प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी कानून के कारण किसानों की निजी बिजली कंपनियों के निर्धारित तौर पर बिजली बिल देने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा जिन 5 रास्तों को बंद किए जाने की बात हो रही है, उनमें सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को किसान पहले ही बंद कर चुके हैं, जबकि गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है और इसे भी आंशिक रूप से बंद किया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली आगरा हाईवे भी बंद किए जाने की तैयारी हो रही है। आइए आपको बता दें कि आंदोलन को कैसे गुमराह किया जा रहा है। वैसे तो किसानों ने भी यह साफ कर दिया है कि वो अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को जगह नहीं देंगे, लेकिन यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है उसे देखते हुए यह लग रहा है कि कुछ देश विरोधी पार्टियां, कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ असामाजिक तत्व, विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहती हैं। उदाहरण के लिए इस आंदोलन को कैसे खालिस्तान के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। आंदोलन में देश विरोधी लोगों की जगह दी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आज़ादी के बाद से किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ। भारत में आज़ादी के बाद से किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ है, इसका कोई ठीक ठाक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्ष 1990 के बाद से अब तक किसानों के लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज जारी किए जा चुके हैं। अगर भारत के रक्षा बजट से पूर्व सैनिकों के पेंशन दिए जाने का खर्च हटा दे तो राहत पैकेज इस वर्ष का भारत के रक्षा बजट के बराबर है और ये भारत के इस वर्ष की कृषि बजट से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि भारत में 73 वर्षों से सिर्फ किसानों पर राजनीति होती आ रही है और इसका नतीजा ये हुआ कि राजनीति करने वाले नेता तो अमीर होते गए,
राजनीति करने वाले नेता सत्ता की कुर्सियां पाते गए, लेकिन किसानों की स्थिति और भी बदतर होती चली गई। करीब 6 दशक पहले जब देश अनाज के संकट से गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास में हल चलाकर देशवासियों को अनाज के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का संदेश दिया था। ये वो जमाना था जब किसानों और जवानों को देश में एक जैसा सम्मान मिलता था। जय जवान जय किसान जैसे नारे लगाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे किसान राजनीति का मुद्दा बन गए। किसानों के नाम पर देश में बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी और देखते देखते किसान राजनीति का मोहरा बन गए। किसानों के हितों की बात करने वाले किसान नेता खुद विशुद्ध राजनीति में आ गए और सांसदों में भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। किसानों के हितों की बात करने वाले नेता खुद विशुद्ध राजनीति में आ गए और सांसद भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। आजाद भारत में किसानों का सबसे बड़ा सम्मेलन वर्ष 1977 में हुआ था। तब 10 लाख किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली के बोट क्लब में हुए सम्मेलन का नेतृत्व किसान नेता चौधरी चरण सिंह कर रहे थे, जो उस समय देश के गृह मंत्री थे। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। इस सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पहुंची थी, जो कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुई थी। इस सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंदोलन आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी परेशानी की वजह बनी हुई है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा से आने वाले सैकड़ों ट्रक सिंधु बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इनमें दवाइयों से भरे एक ट्रक को लद्दाख पहुंचना है, लेकिन किसानों के प्रदर्शन की वजह से ये ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ये ट्रक समय पर लद्दाख नहीं पहुंचे तो वहां दवाइयों की कमी हो सकती है और बर्फबारी की वजह से अगर रास्ते बंद हो गए तो इस ट्रक के लिए लद्दाख पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। नतीजा चाहे जो भी हो, अब देखना यह होगा कि इससे किसानों की स्थिति में कितना सुधार होता है या फिर सिर्फ यह एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाता है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।